डियर प्रोफेसर, यदि आप बेबीलोन की उन खंडहरों में कभी दबसे पुराने ऊंट व्यापारी को देखें तो कृपया उसे यह बताएं। उसकी लिखी हुई इस योजना ने हम जैसे कॉलेज के एक साधारण दंपति का जीवन बदल दिया है। 1 साल पहले मैंने आपको लिखा था कि मेरी पत्नी और मैंने उसकी योजना को अपनाने का फैसला किया है। सच तो यह है कि हम बहुत ही कठिन परिस्थिति में थे। पुराने कर्जों के कारण हम वर्षों तक अपमानित महसूस करते रहे। हमें डर था कि अगर कोई व्यापारिक व्यक्ति इस बात को सार्वजनिक कर देगा तो मुझे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। हमने अपनी कमाई से जितना हो सकता था चुकाया, लेकिन यह केवल इतना था कि पुराना कर्ज बढ़ता न जाए। हम हमेशा उधारी पर सामान खरीदने को मजबूर थे, जिससे चीजें और महंगी हो जाती थीं। यह एक ऐसा विशेष सर्कल बन गया था जो केवल खराब होता जा रहा था। हम सस्ते घर में शिफ्ट भी नहीं कर सकते थे क्योंकि मकान मालिक को भी पैसे देने थे। तभी आपके परिचित पुराने ऊंट व्यापारी ने हमें इस समस्या का हल दिया। उसकी योजना बिल्कुल वही थी जिसकी हमें जरूरत थी। हमने अपनी सभी देनदारियों की एक लिस्ट बनाई और उसे अपने सभी कर्जदाताओं को दिखाया। मैंने उन्हें समझाया कि मौजूदा स्थिति में मैं कभी भी उन्हें पूरा भुगतान नहीं कर सकता। फिर मैंने उन्हें बताया कि मैं अपनी हर महीने की आय का 20% उनके कर्ज चुकाने के लिए दूंगा। यह भुगतान सभी में समान रूप से बांटा जाएगा। इस तरह 2 साल में उनका कर्ज पूरा हो जाएगा। हमने अपने खर्चों को 70% में समेटने की योजना बनाई। हमने घर का किराया कम करवाया। हमने चाय और अन्य चीजों के ब्रांड बदले और बेहतर क्वालिटी कम कीमत में पाई। हमने अपने जीवन को सादगी से लेकिन खुशी से जीने की कोशिश की। इसने हमें बहुत राहत दी। अब बात आती है उस 10% की जिसे हमें अपने लिए बचाना था। शुरुआत में हमने इसे अपनी जेब में जिंगल किया और इससे बड़ी खुशी मिली। धीरे धीरे हमने इसे एक इन्वेस्टमेंट में लगाना शुरू कर दिया, जहां हम हर महीने अपना 10% लगाते हैं। यह योजना न केवल कर्ज मुक्ति की राह दिखाती है, बल्कि भविष्य को सुरक्षित और सुखद बनाती है। बेबीलोन, एक चमत्कारी शहर की कहानी। हिस्ट्री में बेबीलोन एक ऐसे शहर के रूप में जाना जाता है जो वेल्थ और स्प्लेंडर का सिंबल था। लेकिन यह ग्लैमरस सिटी किसी ट्रॉपिकल लक्सरी या नेचुरल रिसोर्सेज से घिरी नहीं थी। बेबीलोन एक फ्लैट एरिड वैली में यूफ्रेट्स रिवर के पास स्थित था, बिना फॉरेस्ट्स, माइंस या इवन ट्रेड राउट्स के। सिर्फ फर्टाइल सॉइल और रिवर वाटर उसके नेचुरल रिसोर्सेज थे। बेबीलोन के इंजीनियर्स ने डैम और इरिगेशन कैनाल्स बनाकर रिवर के वाटर को फर्टाइल फील्ड्स तक पहुंचाया, जो एक आखिरी तकनीकी करिश्मा माना जाता है। इस इरिगेशन सिस्टम की वजह से रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्रॉप्स उगाई गई। बेबीलोन के रूलर्स ने वॉर्स तो किए, पर उनका फोकस कॉन्क्वेस्ट के बदले डेवलपमेंट और जस्टिस पर रहा। आज बेबीलोन सिर्फ एक डेजर्ट के नीचे दबा एक एरिया है। एक्सकवेशंस से पता चला कि यह शहर ब्रिक्स से बना था, जो अब मिट्टी बन चुके हैं। 8000 साल पहले यहाँ के लोग एजुकेटेड थे, पहले इंजीनियर्स, एस्ट्रोनॉमर्स और मैथमेटिशियंस। बेबीलोन एक प्राचीन और समृद्ध सभ्यता का जीता जागता सबूत था, जो ह्यूमन एंटरप्राइज की शक्ति को दर्शाता है। बेबीलोन की दीवारें उसकी सबसे बड़ी पहचान थीं, जिन्हें दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता था। प्रारंभिक दीवारें रानी सेमिरामिस द्वारा बनाई गई थीं, जबकि बाद की विशाल दीवारें राजा नबोपोलसर और उनके पुत्र नेबुकेडनेजर के समय में बनी। ये दीवारें 160 फीट ऊंची और 9 से 11 मील लंबी थीं, जिनके ऊपर 6 घोड़ों वाले रथ चल सकते थे। हालांकि अब इनका केवल कुछ हिस्सा बचा है। बेबीलोन का गौरव अब इतिहास का हिस्सा है, लेकिन इसकी उपलब्धियां और ज्ञान मानवता के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। बंसीर, जो बेबीलोन का एक रथ बनाने वाला था, पूरी तरह से निराश हो चुका था। अपने घर के चारों ओर बनी नीची दीवार पर बैठकर वह उदासी भरी नजरों से अपने साधारण घर और अधूरे पड़े रथ को देख रहा था। उसकी पत्नी बार बार दरवाजे से झांक रही थी, उसे याद दिलाने के लिए कि अनाज का थैला लगभग खाली है और उसे रथ पूरा करने का काम करना चाहिए। हथौड़े से ठोकना, लकड़ी को काटना, चमड़े को कसना और पेंट करना,
ताकि वह इसे अपने अमीर ग्राहक को देकर उसकी पेमेंट ले सके। बंसीर अपने विचारों में इतना खोया था कि शहर के शोरगुल पर उसने ध्यान ही नहीं दिया। अचानक उसके दोस्त कोबी का संगीत सुनाई दिया, जो उसे अपनी सोच से बाहर ले आया। उसने मुड़कर देखा और अपने सबसे अच्छे दोस्त कोबी के मुस्कुराते चेहरे को देखा। भगवान तुम्हें बहुत सारा धन दे, मेरे अच्छे दोस्त, कोबी ने मुस्कुराते हुए कहा। लगता है कि तुम्हारे पास इतनी संपत्ति है कि अब तुम्हें काम की भी जरूरत नहीं। मुझे तुम्हारे अच्छे भाग्य पर खुशी है। और हाँ, मुझे इस खुशी में थोड़ा हिस्सा देने के लिए अपनी जेब से बस 2 सिक्के मुझे उधार दे दो, ताकि मैं आज रात के भोजन में शरीक हो सकूं। बंसीर ने उदासी से कहा, अगर मेरे पास 2 सिक्के होते तो भी मैं किसी को उधार नहीं देता, यहाँ तक कि तुम्हें भी नहीं, मेरे सबसे अच्छे दोस्त, क्योंकि वे मेरे लिए सब कुछ होते। कोई भी अपनी सारी संपत्ति उधार नहीं देता, यहाँ तक कि अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी नहीं। क्या? कोबी ने सचमुच हैरान होकर कहा, तुम्हारे पास 1 सिक्का भी नहीं है और तुम यहाँ दीवार पर बैठे हुए हो। उस रथ को क्यों नहीं पूरा करते? वरना तुम अपने पेट के लिए इंतजाम कैसे करोगे? बंसीर ने कहा, ये सब एक सपने से शुरू हुआ, एक बेमतलब के सपने से, जिसमें मैं खुद को अमीर आदमी समझ रहा था। मैं खुले दिल से भिखारियों को सिक्के दे रहा था। मेरी पत्नी भी बहुत खुश और मुस्कुराती हुई दिख रही थी, जैसे शादी के शुरुआती दिनों में थी। एक अच्छा सपना था, सच में, कोबी ने कहा। लेकिन ऐसा क्या था कि इसने तुम्हें यहाँ उदास कर दिया? क्या था? क्योंकि जब मैं जागा और अपने खाली पर्स को देखा तो मेरे अंदर एक बगावत की भावना पैदा हो गई। हम दुनिया के सबसे अमीर शहर में रहते हैं। यात्री कहते हैं कि दौलत में इसका कोई मुकाबला नहीं, कहते हैं कि राजा खुद अपनी तिजोरी के मामलों में उसकी सोने की मदद चाहता है, कोबी ने जवाब दिया। तब बंसीर ने कहा, हमारे चारों ओर इतना धन है, लेकिन खुद हमारे पास कुछ भी नहीं। हम क्यों नहीं चांदी और सोना कमा सकते हैं, इतना कि खाना और कपड़े के लिए पर्याप्त हो सके? काश मुझे इसका जवाब पता होता, कोबी ने जवाब दिया। मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ। मेरे वाद्ययंत्र से मिलने वाली कमाई जल्दी खत्म हो जाती है। अक्सर मुझे योजनाएं बनानी पड़ती हैं ताकि मेरा परिवार भूखा न रहे। मेरे अंदर एक गहरी चाहत है कि मेरे पास एक बड़ा वाद्ययंत्र हो जो उन धुनों को बजा सके जो मेरे मन में गूंजती हैं। ऐसे वाद्ययंत्र से मैं वह संगीत बना सकता हूँ जो राजा ने भी कभी नहीं सुना होगा। बंसीर ने कहा, यह सच है कोबी, भले ही यह कड़वा सत्य हो। हम साल दर साल गुलामों की तरह जीना नहीं चाहते, बस काम 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 और कहीं पहुंचना नहीं। क्या हम यह नहीं जान सकते कि दूसरे लोग कैसे सोना कमाते हैं और हम भी उनके जैसा कर सकते हैं? कोबी ने पूछा। शायद इसमें कोई रहस्य हो जिसे हम उनसे सीख सकते हैं जो जानते हैं, बंसीर ने विचारशील होकर कहा। आज ही, कोबी ने सुझाव दिया, आज ही मैंने हमारे पुराने दोस्त अरकत को उसके सुनहरे रथ में जाते हुए देखा। मैं यह कहूँगा कि उसने मुझे अनदेखा नहीं किया, जैसे कि उसके रुतबे वाले लोग अक्सर करते हैं। इसके बजाय उसने अपना हाथ हिलाकर सभी को दिखाया कि वह कोबी संगीतकार को सलाम कर रहा है और दोस्ती का इशारा कर रहा है। कहते हैं कि वह पूरे बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है, बंसीर ने कहा। अरकत के पास ऐसी इनकम है जो उसके पर्स को हमेशा भरा रखती है, चाहे वह कितनी ही उदारता से खर्च करे। मुझे लगता है कि उसने यह ज्ञान अपने बेटे नोमासिर को भी सिखाया था, कोबी ने जवाब दिया। क्या उसने निनेवेह जाकर अपने पिता की मदद के बिना ही उस शहर का सबसे अमीर आदमी बनने का गौरव हासिल नहीं किया था? कोबी, तुमने मुझे एक अनोखा विचार दिया है। बंसीर की आंखों में एक नई चमक थी। एक अच्छे दोस्त से समझदारी की सलाह मांगने में कोई खर्च नहीं है और अरकत हमेशा से हमारा दोस्त रहा है। चलो अरकत के पास चलें और उससे पूछें कि हम भी अपने लिए इनकम कैसे बना सकते हैं। तुमने धैर्यपूर्वक सबसे मजबूत रथ बनाने के लिए मेहनत की। मैं एक कुशल वीणा वादक बनने के लिए मेहनत करता रहा और मैं भी उसमें सफल रहा। जिन चीजों में हमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, उनमें हम सफल हुए। चलो आज ही अरकत के पास चलते हैं।
बंसीर ने जोर दिया, और चलो अपने बचपन के दोस्तों को भी बुलाते हैं जो हमारी तरह ज्यादा आगे नहीं बढ़ सके हैं, ताकि वे भी उसके विजडम में हिस्सा ले सकें। तो फिर हम आज ही जाएंगे। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। पुराने समय में बेबीलोन में एक बहुत अमीर आदमी रहता था जिसका नाम अरकद था। उसकी महान संपत्ति के लिए वह दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वह अपनी दानशीलता के लिए भी मशहूर था। वह अपने परिवार के लिए उदार था और अपने खर्चों में भी। लेकिन इसके बावजूद हर साल उसकी संपत्ति उससे तेजी से बढ़ती थी जितनी वह खर्च करता था। एक दिन उसके कुछ पुराने दोस्तों ने उससे कहा, अरकद, तुम हमसे ज्यादा फॉर्चुनेट हो। तुम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी बन गए हो, जबकि हम अपनी बेसिक जरूरतों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तुम बेस्ट गारमेंट्स पहन सकते हो और रेयरेस्ट फूड्स का आनंद ले सकते हो, जबकि हमें अपने परिवार को प्रेजेंटेबल कपड़े और बेसिक खाना देने में भी मुश्किल होती है। लेकिन एक समय था जब हम सभी इक्वल थे। हम एक ही टीचर के अंडर पढ़ते थे। हम एक साथ गेम्स खेलते थे और पढ़ाई या गेम्स में तुमने हमें आउटशाइन नहीं किया था। पिछले वर्षों में तुमने हमसे ज्यादा मेहनत भी नहीं की। फिर ऐसा क्यों है कि एक फिकल फेट, भाग्य की देवी, ने तुम्हें चुन लिया और हमें इग्नोर कर दिया? इस पर अरकद ने समझाया, अगर तुम्हारे पास बेयर एग्जिस्टेंस से ज्यादा कुछ नहीं है तो इसका कारण यह है कि या तो तुमने वेल्थ बढ़ाने के लॉस को नहीं सीखा या तुम उन्हें फॉलो नहीं करते। फिकल फेट एक खतरनाक देवी है। वह किसी को भी परमानेंट हैप्पीनेस नहीं देती। अगर कोई अनअर्न्ड वेल्थ पाता है तो वह या तो उसे जल्दी खर्च कर देता है या माइजर बन जाता है। जो लोग सडन वेल्थ इनहेरिट करते हैं वे अक्सर खुश नहीं रहते। या तो वे खर्च कर देते हैं और खाली हाथ रह जाते हैं, या डर के कारण कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाते। दोस्तों ने उसकी बात मानी और उससे पूछा कि वह इतना प्रॉस्परस कैसे हुआ। अरकद ने कहा, जब मैं यंग था तो मैंने देखा कि दुनिया में कितनी सारी अच्छी चीजें हैं जो हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन लाती हैं, और मैंने महसूस किया कि वेल्थ इन सब को पॉसिबल बनाती है। विद वेल्थ मेनी थिंग्स आर पॉसिबल। तुम अपने घर को बेस्ट फर्निशिंग से सजा सकते हो। तुम डिस्टेंट सीज की यात्रा कर सकते हो। तुम एक्सोटिक डेलिकेसीज का स्वाद ले सकते हो। तुम गोल्ड और प्रेशियस स्टोन्स से ऑर्नामेंट्स खरीद सकते हो। तुम देवताओं के लिए माइटी टेम्पल्स बना सकते हो। मैंने यह सब देखकर तय किया कि मैं भी अपना शेयर ऑफ गुड थिंग्स क्लेम करूंगा। मैं दूर खड़े होकर दूसरों को एंजॉय करते हुए नहीं देखूंगा। मैंने तय किया कि मैं पुअर मैन नहीं रहूंगा। लेकिन मैं हम्बल बिगिनिंग्स से आया था। मैं एक साधारण व्यापारी का बेटा था और मेरे पास इनहेरिटेंस की कोई आशा नहीं थी। इसलिए मैंने सोचा कि वेल्थ प्राप्त करने के लिए मुझे टाइम और स्टडी की जरूरत होगी। टाइम सभी के पास अबंडेंट होता है। तुमने भी काफी टाइम वेस्ट किया है, लेकिन तुम्हारे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। स्टडी भी जरूरी है। हमारे टीचर ने कहा था कि लर्निंग दो प्रकार की होती है, एक वह जो हम जानते हैं और दूसरी वह जो हमें यह सिखाती है कि हम क्या नहीं जानते। मैंने एम्प्लॉयमेंट के लिए एक सिपाही के रूप में शुरुआत की। मैं रोज लंबे समय तक काम करता था, लेकिन मेरी अर्निंग्स का कोई बचाव नहीं था। फूड, क्लोथिंग और अन्य जरूरी चीजों पर सब खर्च हो जाता था। लेकिन मेरी डिटर्मिनेशन मजबूत थी। एक दिन एल्केमिस्ट, जो एक अमीर मनी लेंडर था, शहर के मास्टर के घर आया और उसने मुझे 9th लॉ की कॉपी बनाने का काम दिया। उसने कहा, मुझे यह 2 दिन में चाहिए और अगर तुम इसे समय पर पूरा करोगे तो मैं तुम्हें 2 तांबे के सिक्के दूंगा। मैंने पूरी मेहनत की, लेकिन वह लॉ बहुत लंबा था। जब एल्केमिस्ट वापस आया तो काम अधूरा था। वह बहुत नाराज हुआ। मैंने उससे कहा, एल्केमिस्ट, आप बहुत अमीर आदमी हैं। मुझे बताइए कि मैं भी अमीर कैसे बन सकता हूँ। अगर आप मुझे यह सिखा देंगे तो मैं पूरी रात मेहनत करूँगा और सुबह तक यह काम पूरा कर दूंगा। एल्केमिस्ट मुस्कुराया और बोला, तुम बहुत बोल्ड हो, लेकिन ठीक है, इसे एक बारगेन मान लेते हैं। उस रात मैंने पूरी मेहनत से काम किया।
जब सुबह एल्गमिश वापस आया तो मैंने कहा, अब आप अपना वादा पूरा कीजिए। एल्गमिश ने मुझे प्यार से देखा और कहा, तुमने अपने हिस्से का काम पूरा किया है, अब मैं तुम्हें वह बताऊंगा जो तुम जानना चाहते हो। मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ और बुजुर्ग अपनी विजडम बांटना पसंद करते हैं, लेकिन याद रखना, अक्सर यूथ सोचता है कि एज केवल पुरानी बातों की विजडम जानती है और इसलिए वह प्रॉफिट नहीं करता। लेकिन याद रखो, जो सूरज आज चमक रहा है वही सूरज तब भी चमक रहा था जब तुम्हारे पिता पैदा हुए थे, और वही सूरज तब भी चमकेगा जब तुम्हारा पोता इस दुनिया को छोड़कर जाएगा। फिर उसने मुझे तीखी नजरों से देखा और कहा, मैंने वेल्थ का रास्ता तब पाया जब मैंने तय किया कि जो कुछ भी मैं कमाता हूँ उसका एक हिस्सा मेरा अपना होता है, और तुम भी यही करोगे। मैंने पूछा, क्या बस इतना ही? उसने जवाब दिया, यह एक साधारण बात थी, लेकिन इसी ने एक गरीब चरवाहे के दिल को एक अमीर मनी लेंडर के दिल में बदल दिया। मैंने कहा, लेकिन जो कुछ भी मैं कमाता हूँ वह मेरा ही तो है ना? उसने गुस्से से कहा, बिल्कुल नहीं। क्या तुम कपड़े बनाने वाले को पैसे नहीं देते? क्या तुम जूतों के लिए नहीं चुकाते? क्या तुम खाने के लिए खर्च नहीं करते? पिछले महीने की कमाई में से तुम्हारे पास क्या बचा? पिछले साल से क्या बचा? मूर्ख, तुम सबको पैसे देते हो लेकिन खुद को नहीं। तुम दूसरों के लिए मेहनत करते हो। गुलाम बन जाओ और बस वही खाओ जो तुम्हारा मास्टर तुम्हें देगा। अगर तुम अपनी कमाई का 1/10 हिस्सा खुद के लिए बचाते तो 10 साल में तुम्हारे पास कितना होता? मेरे नंबर्स के ज्ञान ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और मैंने उत्तर दिया, जितना मैं एक साल में कमाता हूँ। तुमने केवल आधा सच बोला, एल्गमिश ने कहा। हर सोने का सिक्का जिसे तुम बचाते हो वह तुम्हारा गुलाम बन जाता है और तुम्हारे लिए काम करता है। हर तांबे का सिक्का जो वह कमाता है वह उसका बच्चा बन जाता है जो तुम्हारे लिए और कमाता है। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हारी बचत को कमाना चाहिए और उसकी संतान को भी कमाना चाहिए ताकि वे सब तुम्हारी धन संपत्ति को बढ़ा सकें। पैसा एक पेड़ की तरह है जो एक छोटे बीज से उगता है। पहला तांबे का सिक्का जिसे तुम बचाते हो वह बीज है जिससे तुम्हारा धन का पेड़ उगेगा। जितनी जल्दी तुम वह बीज लगाओगे उतनी जल्दी वह पेड़ बढ़ेगा, और जितनी ईमानदारी से तुम उस पेड़ को नियमित बचत से सींचोगे उतनी जल्दी तुम उसकी छाया के नीचे संतोष में बैठ सकोगे। यह कहकर वह अपनी टैबलेट्स लेकर चला गया। मैंने उसकी बातों पर बहुत सोचा और यह समझदारी भरी लगी, इसलिए मैंने तय किया कि मैं इसे आजमाऊंगा। हर बार जब मुझे भुगतान मिला तो मैंने हर 10 तांबे के सिक्कों में से एक सिक्का बचाया और छिपा दिया। और यह अजीब था कि मैं पैसे की कमी महसूस नहीं करता था। एक साल बाद जब एल्गमिश वापस आया तो उसने मुझसे पूछा, पुत्र, क्या तुमने पिछले साल की कमाई का कम से कम 1/10 हिस्सा खुद को भुगतान किया है? मैंने गर्व से उत्तर दिया, हाँ मास्टर, मैंने किया है। यह अच्छा है, उसने मुस्कुराते हुए कहा, और तुमने इसके साथ क्या किया? मैंने इसे अजमुर, ईंट बनाने वाले को दे दिया। उसने कहा कि वह दूर समुद्रों की यात्रा करेगा और टायर में फोएनिशियन के दुर्लभ रत्न खरीदेगा। जब वह वापस आएगा तो हम उन्हें ऊंचे दामों पर बेचेंगे और मुनाफा बांटेंगे। एवरी फूल मस्ट लर्न, वह गुर्राया। लेकिन तुमने रत्नों के बारे में सलाह लेने के लिए एक ईंट बनाने वाले पर भरोसा क्यों किया? क्या तुम सितारों के बारे में जानने के लिए एक रोटी बनाने वाले के पास जाओगे? नहीं, तुम ज्योतिषी के पास जाओगे। तुम्हारी बचत चली गई, नौजवान। तुमने अपने धन के पेड़ को जड़ से उखाड़ फेंका। लेकिन एक और पेड़ लगाओ। फिर से कोशिश करो। लेकिन देखो कि तुम केवल वही सलाह लो जो मूल्यवान हो। यह कहकर वह चला गया। और वह सही था, क्योंकि फोएनिशियन ठग निकले और उन्होंने अजमुर को कांच के बेकार टुकड़े बेच दिए जो रत्न जैसे दिखते थे। फिर एक साल बाद एल्गमिश आया और मुझसे पूछा, तुमने पिछली बार से क्या प्रगति की है? मैंने अपनी बचत को ईमानदारी से सुरक्षित रखा है, मैंने उत्तर दिया, और मैंने इसे एगर, शेड बनाने वाले को दिया है जो इसके बदले हर 4 महीने में मुझे किराया देता है। यह अच्छा है।
और तुम उस किराए का क्या करते हो? मैं उसका उपयोग शहद, बढ़िया वाइन, मसालेदार केक के साथ शानदार दावत के लिए करता हूँ। मैंने एक लाल रंग की ट्यूनिक भी खरीदी है और एक दिन मैं एक गधा खरीदूंगा जिस पर सवारी कर सकूं। यह सुनकर एल्गामेश हंसा और कहा, तुम अपनी बचत के बच्चों को खा रहे हो, फिर तुम उनसे काम करने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? और वे बच्चों के बच्चों को कैसे पैदा करेंगे जो तुम्हारे लिए काम कर सकें? पहले अपने सोने के गुलामों की एक सेना तैयार करो, फिर जितनी चाहो दावतें करो। यह कहकर वह फिर चला गया। 2 साल बाद जब वह वापस आया तो उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और आंखें थकी हुई लग रही थीं, क्योंकि वह अब बहुत बूढ़ा हो गया था। उसने मुझसे कहा, अरकद, क्या तुमने वह धन प्राप्त कर लिया है जिसका तुमने सपना देखा था? मैंने उत्तर दिया, अभी तक वह सब नहीं जो मैं चाहता हूँ, लेकिन कुछ है और वह और कमाता है और उसकी कमाई और कमाई करती है। एल्गामेश ने कहा, अरकद, तुमने अपने सबक अच्छे से सीखे हैं। मेरे पास बड़ी संपत्ति है और अब मुझे इसे संभालने में दिक्कत हो रही है। अगर तुम निप्पुर जाओ और मेरी जमीनों की देखभाल करो तो मैं तुम्हें अपना पार्टनर बना दूंगा और तुम मेरे एस्टेट में हिस्सा पाओगे। इसलिए मैं निप्पुर गया और उनकी जमीनों का चार्ज संभाला। उनके पास बहुत बड़ी संपत्ति थी और क्योंकि मैं महत्वाकांक्षी था और मैंने धन संभालने के 3 नियमों को सीखा था, मैं उनकी संपत्ति की वैल्यू को काफी बढ़ाने में सक्षम रहा। इस तरह मैंने खूब तरक्की की। जब अरकद ने अपनी कहानी खत्म की तो उसके दोस्तों में से एक ने कहा, तुम वाकई बहुत लकी थे कि एल्गामेश ने तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बना दिया। लकी केवल इस बात में कि मेरे अंदर तरक्की की इच्छा थी, इससे पहले कि मैंने उन्हें पहली बार देखा। क्या तुम उस मछुआरे को भाग्यशाली कहोगे जिसने सालों तक मछलियों की आदतों को इतनी अच्छी तरह से समझा कि हर बदलती हवा के साथ वह अपने जाल को सही जगह डाल सके? अगर मैं कहूँ 100 दिनों तक जब मैं शहर के ब्रिज से गुजरूं, मैं सड़क से एक पत्थर उठाऊंगा और नदी में डालूंगा, तो मैं ऐसा करूंगा। अगर 7वें दिन मैं भूल गया तो मैं ये नहीं कहूँगा, कल 2 पत्थर डाल दूंगा, इससे काम हो जाएगा। इसके बजाय मैं अपने कदम पीछे करूंगा और फिर से पहला पत्थर डालूंगा। न ही 20वें दिन मैं खुद से कहूँगा, अरकद, ये बेकार है, हर दिन पत्थर डालने से क्या फायदा? एक बार में मुट्ठी भर पत्थर डालो और काम खत्म करो। इसलिए मैं मुश्किल और इम्प्रैक्टिकल कामों को शुरू करने से बचता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी लेजर पसंद है। फिर एक और दोस्त ने कहा, अगर जो तुम कह रहे हो सच है और ये वाकई रीजनेबल लगता है तो ये इतना सिंपल है कि अगर हर आदमी ऐसा करे तो दुनिया में इतना धन नहीं होगा कि सब अमीर बन सकें। धन हर जगह बढ़ता है जहां लोग मेहनत करते हैं, अरकद ने जवाब दिया। धन जादुई तरीकों से बढ़ता है, कोई आदमी इसकी सीमा नहीं बता सकता। क्या फोनेशियनों ने अपने समुद्री व्यापार से जो धन कमाया उससे बैरन जमीनों पर बड़े शहर नहीं बनाए? तो फिर तुम हमें क्या सलाह दोगे ताकि हम भी अमीर बन सकें? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम एल्गामेश की बुद्धिमत्ता को अपनाओ और खुद से कहो, अ पार्ट ऑफ ऑल आई अर्न इज माइन टू कीप। जल्द ही तुम्हें महसूस होगा कि ऐसा खजाना जो केवल तुम्हारा है, उसे रखने का एहसास कितना समृद्ध कर देता है। जैसे जैसे ये बढ़ेगा, ये तुम्हें प्रेरित करेगा। जिंदगी में एक नई खुशी की अनुभूति होगी। तुम्हारे अंदर और मेहनत करने की चाहत जागेगी ताकि तुम ज्यादा कमा सको और तुम्हारी बढ़ी हुई कमाई का वही हिस्सा तुम्हारे पास रखने के लिए होगा। इसके बाद अपने इस खजाने को तुम्हारे लिए काम करने दो। ज्यादा ब्याज दर का लालच एक धोखेबाज जाल है जो तुम्हें नुकसान और पछतावे के रास्ते पर ले जा सकता है। इसलिए समझदार इंसान बड़े अमाउंट की उम्मीद में देरी नहीं करता। समझदार लोगों से सलाह लो, उन लोगों की राय लो जिनका रोज का काम पैसे को संभालना है। उनसे बचो जो गलत निवेश की सलाह देते हैं। एक छोटा और सुरक्षित रिटर्न हमेशा जोखिम भरे बड़े मुनाफे से बेहतर है। जिंदगी का आनंद लो, खुद को ज्यादा स्ट्रेस मत दो और न ही ज्यादा बचत करने की कोशिश करो। अगर तुम्हारी कमाई का 1/10 हिस्सा तुम्हारे लिए बचाना मुमकिन है तो इसी में खुश रहो। अरकद के दोस्तों ने उसे धन्यवाद दिया और चले गए।
कुछ चुप थे क्योंकि उनके पास कल्पना की कमी थी और वे इसे समझ नहीं सके। कुछ व्यंग्यात्मक थे क्योंकि वे सोचते थे कि इतना अमीर इंसान अपने पुराने दोस्तों के साथ अपनी दौलत क्यों नहीं बांटता। लेकिन कुछ के आंखों में नई रोशनी थी। उन्हें समझ आया कि अल्गामिश बार बार अरकद के कमरे में क्यों आया था। वह देख रहा था कि एक आदमी कैसे अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ रहा है। जब वह आदमी रोशनी पा लेता है तो उसके लिए एक स्थान तैयार होता है। A part of all you earn is yours to keep, 7 cures for a lean purse। जब महान राजा सारगोन ने अपने दुश्मनों एलामाइट्स को हराकर बेबीलोन लौटने के बाद उन्हें एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा। रॉयल चांसलर ने समस्या समझाते हुए राजा से कहा, बहुत वर्षों तक आपके द्वारा बनाए गए महान सिंचाई नहरों और देवताओं के विशाल मंदिरों के कारण हमारे लोगों में समृद्धि रही। लेकिन अब जब ये काम पूरे हो गए हैं तो लोग अपने लिए आजीविका कमाने में असमर्थ हैं। मजदूरों के पास कोई काम नहीं है, व्यापारियों के पास ग्राहक नहीं हैं, किसान अपनी फसल नहीं बेच पा रहे, लोगों के पास इतना सोना नहीं है कि वे भोजन खरीद सकें। राजा ने पूछा, लेकिन वह सारा सोना कहाँ गया जो हमने इन महान कार्यों के लिए खर्च किया था? चांसलर ने जवाब दिया, मुझे डर है कि वह सोना हमारी नगरी के कुछ बहुत अमीर लोगों के पास चला गया है। राजा कुछ देर तक विचारमग्न रहे। फिर उन्होंने पूछा, ऐसा क्यों है कि कुछ ही लोग सारा सोना कमा लेते हैं? चांसलर ने उत्तर दिया, क्योंकि वे जानते हैं कि यह कैसे करना है। राजा ने पूछा, लेकिन क्यों न सभी लोग सीखें कि सोना कैसे कमाया जाए ताकि वे भी अमीर और समृद्ध हो सकें। चांसलर ने उत्तर दिया, यह संभव है महोदय, लेकिन उन्हें कौन सिखाएगा? निश्चित रूप से पुजारी नहीं, क्योंकि उन्हें धन कमाने की कला नहीं आती। राजा ने पूछा, हमारे शहर में सबसे अच्छा धन अर्जित करने वाला कौन है? चांसलर ने कहा, आपका प्रश्न स्वयं उत्तर देता है महाराज। हमारे शहर में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा कहा मेरे चतुर चांसलर, वह अरकद है। वह बेबीलोन का सबसे अमीर व्यक्ति है। उसे कल दरबार में बुलाओ। अगले दिन राजा के आदेशानुसार अरकद दरबार में उपस्थित हुआ। राजा ने कहा, अरकद, हमारे शहर की स्थिति बहुत दुखद है। कुछ ही लोग जानते हैं कि धन कैसे कमाया जाए और इस कारण वे सारा धन अपने पास रखते हैं। मेरा सपना है कि बेबीलोन दुनिया का सबसे अमीर शहर बने। मुझे बताओ अरकद, क्या धन अर्जित करने का कोई रहस्य है? क्या इसे सिखाया जा सकता है? अरकद ने उत्तर दिया, यह व्यावहारिक है महाराज। जो एक व्यक्ति जानता है उसे दूसरों को सिखाया जा सकता है। क्या तुम इस महान कार्य में सहयोग दोगे? मैं उन्हें वे 7 क्योर्स सिखाऊंगा जिनसे मेरा पर्स भर गया, जो पहले बेबीलोन में सबसे खाली हुआ करता था। 2 सप्ताह बाद राजा के आदेश के अनुसार चुने गए 100 लोग टेम्पल ऑफ लर्निंग के महान हॉल में इकट्ठे हुए। अरकद ने उनसे कहा, मेरी संपत्ति का पहला खजाना मेरा खाली पर्स था। मैं उसकी खालीपन से नफरत करता था। मैं चाहता था कि वह गोल और भरा हुआ हो, सोने की खनक से भरा हुआ। इसलिए मैंने हर उपाय खोजा जिससे मेरा पर्स भर सके। मैंने 7 उपाय 7 क्योर्स पाए, जो आप सब मेरे सामने उपस्थित हैं। मैं आपको एक एक कर ये 7 उपाय बताऊंगा, जो हर उस व्यक्ति के लिए हैं जो अधिक धन चाहता है। हर दिन 7 दिनों तक मैं आपको इनमें से एक उपाय समझाऊंगा। पहला उपाय, अपनी पर्स को मोटा करना। अरकद ने दूसरी पंक्ति में बैठे एक गंभीर व्यक्ति से पूछा, मेरे मित्र, तुम किस काम से अपना जीवन यापन करते हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं एक स्क्राइब हूँ और मिट्टी की टैबलेट्स पर रिकॉर्ड बनाता हूँ। अरकद ने कहा, यही काम करते हुए मैंने अपने पहले कॉपर कॉइन्स कमाए थे। फिर उन्होंने एक और व्यक्ति से पूछा, तुम क्या करते हो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए? उसने उत्तर दिया, मैं एक मीट बुचर हूँ। अरकद ने वहाँ बैठे सभी से उनकी रोजी रोटी के बारे में पूछा। फिर उन्होंने कहा, अब मेरे स्टूडेंट्स, तुम देख सकते हो कि कमाई के कई तरीके होते हैं। हर काम एक स्ट्रीम ऑफ गोल्ड है,
जिससे मेहनत करने वाला अपने पर्स में एक हिस्सा डालता है। क्या यह सही है? इसके बाद अर्कद ने एक साधारण व्यक्ति से पूछा, जो खुद को अंडा व्यापारी बता रहा था, अगर तुम हर सुबह अपनी एक टोकरी में 10 अंडे डालो और हर शाम 9 अंडे निकालो तो क्या होगा? व्यक्ति ने जवाब दिया, वह टोकरी समय के साथ भर जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं हर दिन एक अंडा ज्यादा डालता हूँ जितना निकालता हूँ। अर्कद मुस्कुराते हुए क्लास की तरफ मुड़े और बोले, क्या यहाँ किसी का पर्स खाली है? सबने मजाक में अपने पर्स दिखाए। फिर उन्होंने कहा, अब मैं तुम्हें अपना पहला उपाय बताऊंगा जिससे मैंने अपने लीन पर्स को ठीक किया। हर 10 सिक्के जो तुम अपने पर्स में डालते हो उनमें से केवल 9 ही खर्च करो। तुम्हारा पर्स तुरंत मोटा होना शुरू हो जाएगा और उसका बढ़ता वजन तुम्हें अच्छा लगेगा और तुम्हारी आत्मा को संतोष देगा। जब मैंने यह नियम अपनाया कि जितना कमाता हूँ उसका केवल 9वां हिस्सा खर्च करूँगा तो मेरा पर्स भरने लगा। और ऐसा तुम्हारे साथ भी होगा। जब मैंने अपनी कमाई का केवल 9वां हिस्सा खर्च करना शुरू किया तो मुझे उतने ही पैसे में काम चलाना आसान लगने लगा और थोड़े ही समय में पैसे मेरे पास पहले से ज्यादा आसानी से आने लगे। यह शायद गॉड्स का कोई नियम है कि जो व्यक्ति अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाकर रखता है उसके पास धन ज्यादा आसानी से आता है। वहीं दूसरी ओर खाली पर्स वाले व्यक्ति से धन दूर भागता है। तो मेरे स्टूडेंट्स, यह पहला उपाय था जो मैंने अपने लीन पर्स के लिए खोजा। हर 10 सिक्कों में से केवल 9 खर्च करना। इस पर आपस में चर्चा करो। अगर कोई इसे गलत साबित करे तो कल मुझे बताना। दूसरा उपाय, अपने खर्चों को नियंत्रित करना। अब मैं तुम्हें एक अनोखी सच्चाई बताऊंगा। हम अपने नेसेसरी एक्सपेंसेस को अपनी कमाई के बराबर बढ़ा लेते हैं जब तक कि हम इसे रोकने का विरोध न करें। तुम अपनी कमाई को अपनी इच्छाओं को पूरा करने में खर्च करते हो जितना संभव हो, फिर भी तुम्हारी बहुत सी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। जैसे एक खेत में जहां किसान जगह छोड़ देता है वहां घास और जंगली पौधे उग आते हैं। उसी तरह इंसानों में भी इच्छाएं तभी बढ़ती हैं जब उन्हें पूरा करने की संभावना हो। तुम्हारा मोटो होना चाहिए, हर सिक्के का पूरा मूल्य प्राप्त करो। जो चीजें खरीदने की इच्छा रखते हो उनकी सूची बनाओ। जो जरूरी हैं उन्हें चुनो, उन पर पछताओ मत। अपना बजट बनाओ। अपने सेविंग्स को मत छुओ जो तुम्हारे पर्स को मोटा कर रही हैं। तभी एक स्टूडेंट जिसने लाल और सोने का लिबास पहना था खड़ा हुआ और बोला, मैं एक फ्री मैन हूँ। मुझे लगता है कि अच्छी चीजें पाने का मेरा अधिकार है। इसलिए मैं बजट की गुलामी के खिलाफ हूँ जो यह तय करे कि मैं कितना खर्च करूँ और किस पर। मुझे लगता है यह मेरे जीवन से खुशी छीन लेगा और मुझे बोझ उठाने वाले गधे जैसा बना देगा। अर्कद ने उत्तर दिया, मेरे मित्र, तुम्हारा बजट कौन बनाएगा? उसने जवाब दिया, मैं खुद बनाऊंगा। अर्कद मुस्कुराकर बोले, अगर एक गधा अपना बजट बनाए तो क्या वह उसमें गहने, कालीन और सोने की भारी छड़ें शामिल करेगा? नहीं, वह घास, अनाज और रेगिस्तानी सफर के लिए पानी का बैग शामिल करेगा। तो यह है खाली पर्स का दूसरा उपाय। अपने खर्चों का बजट बनाओ ताकि तुम अपनी नेसेसिटीज, अपनी एंजॉयमेंट्स और अपनी वर्थवाइल डिजायर्स को पूरा कर सको बिना अपनी कमाई के 9/10वें हिस्से से ज्यादा खर्च किए। तीसरा उपाय, अपनी संपत्ति को बढ़ाओ। अर्कद ने तीसरे दिन अपने स्टूडेंट्स से कहा, देखो, तुम्हारा खाली पर्स अब मोटा हो रहा है। तुमने यह सीख लिया है कि अपनी कमाई का 1/10वां हिस्सा पर्स में रखना है। अब हम यह जानेंगे कि अपनी संपत्ति को कैसे काम पर लगाएं और इसे कैसे बढ़ाएं। मेरी पहली प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट एक लोन थी जो मैंने अगार नाम के एक शील्ड मेकर को दी थी। वह अपने उधार को लिबरल रेंटल के साथ वापस चुकाता था जब वह अपनी शील्ड्स बेचता था। हर बार जब मैंने उसे लोन दिया, मैंने वह रेंटल भी फिर से लोन में जोड़ दिया। इससे न केवल मेरी पूंजी बढ़ी बल्कि उससे होने वाली कमाई भी बढ़ी। मैं तुमसे कहता हूँ मेरे स्टूडेंट्स, किसी आदमी की संपत्ति उसके पर्स में पड़े सिक्कों में नहीं होती, बल्कि उसकी इनकम में होती है।
एक ऐसी इनकम जो तुम्हारे काम न करने या यात्रा करने पर भी आती रहे। मेरा पहला लोन मेरी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट में टीचिंग थी। इस अनुभव से बुद्धिमानी सीखते हुए मैंने अपनी लोन्स और इन्वेस्टमेंट्स को अपनी बढ़ती पूंजी के साथ बढ़ाया। देखो, मेरी साधारण कमाई से मैंने सोने के ऐसे स्लेव्स बनाए जो मेहनत करते थे और मेरे लिए और अधिक सोना कमाते थे। जैसे वे मेरे लिए मेहनत करते थे, वैसे उनके चिल्ड्रन भी मेहनत करते थे। यहाँ तक कि उनके चिल्ड्रन के चिल्ड्रन ने भी काम किया और उनकी मिलीजुली मेहनत से मेरी इनकम बहुत बड़ी हो गई। जैसे कि एक किसान जब उसका पहला बेटा पैदा हुआ तो उसने 10 चांदी के सिक्के एक मनी लेंडर को दिए और उसे कहा कि इन्हें रेंटल पर रखे और जब उसका बेटा 20 साल का हो जाए तब उसे दे। मनी लेंडर ने इस धन को कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ बढ़ाने का वादा किया। जब बेटा 20 साल का हुआ तो किसान ने मनी लेंडर से पूछा कि वह धन कितना हो गया है। मनी लेंडर ने बताया कि 10 चांदी के सिक्के अब 30.5 चांदी के सिक्के हो गए हैं। किसान बहुत खुश हुआ क्योंकि बेटे को यह धन उस समय जरूरत नहीं था, तो किसान ने उसे वहीं छोड़ दिया। जब बेटा 50 साल का हुआ तब मनी लेंडर ने उसे 167 चांदी के सिक्के दिए। इस तरह 50 सालों में वह इन्वेस्टमेंट लगभग 17 गुना बढ़ गई। तो यह है खाली पर्स का तीसरा उपाय। हर सिक्के को मेहनत पर लगाओ ताकि वह अपनी तरह और कॉइन्स को जन्म दे सके। चौथा उपाय, अपनी संपत्ति को नुकसान से बचाओ। अर्कद ने चौथे दिन अपने स्टूडेंट्स से कहा, दुर्भाग्य को चमकती चीजें पसंद होती हैं। एक आदमी के पर्स में रखा सोना दृढ़ता से सुरक्षित होना चाहिए, वरना यह खो सकता है। इसलिए यह समझदारी है कि पहले छोटी रकम को सुरक्षित करना सीखो और फिर बड़े धन को संभालने की तैयारी करो। क्या यह समझदारी होगी कि बड़े मुनाफे के लालच में अपना प्रिंसिपल खो दिया जाए? मैं कहता हूँ, बिल्कुल नहीं। जोखिम का मतलब अक्सर नुकसान होता है। अपनी संपत्ति को किसी को देने से पहले सावधानी पूर्वक जांच करो कि इसे सुरक्षित तरीके से वापस पाया जा सकता है। अचानक अमीर बनने की इच्छा से भ्रमित मत हो। किसी को उधार देने से पहले यह सुनिश्चित करो कि वह इसे चुकाने की क्षमता रखता है और उसकी ईमानदारी का रिकॉर्ड अच्छा है, ताकि तुम अपनी मेहनत की कमाई उसे अनजाने में उपहार न दे दो। किसी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने से पहले उस क्षेत्र के खतरों के बारे में पूरी जानकारी लो। मेरी पहली इन्वेस्टमेंट एक ट्रेजेडी थी। मेरा सारा धन चला गया। आज मेरा अनुभव मुझे तुरंत यह बताता कि रत्न खरीदने का काम एक ब्रिक मेकर को देना मूर्खता थी। अपनी संपत्ति को जोखिम भरे इन्वेस्टमेंट्स में डालने से पहले अपनी समझ पर ज्यादा भरोसा मत करो। बेहतर है कि उन लोगों से सलाह लो जो पैसे को मुनाफे के लिए संभालने में अनुभवी हैं। अगर यह सलाह तुम्हें नुकसान से बचाए तो इसका मूल्य वास्तव में सोने के बराबर है। तो यह है खाली पर्स का चौथा उपाय। अपनी संपत्ति को नुकसान से बचाओ। पैसा वहां लगाओ जहां तुम्हारा प्रिंसिपल सुरक्षित हो। पांचवा उपाय, अपने घर को एक लाभदायक इन्वेस्टमेंट बनाओ। 5वें दिन स्टूडेंट्स से कहा, हमारे बेबीलोन के बहुत से लोग अपने परिवारों को ऐसे क्वार्टर्स में रखते हैं जो रहने लायक नहीं हैं। वे कठोर मकान मालिकों को लिबरल रेंटल्स चुकाते हैं, उन कमरों के लिए जहां उनकी पत्नियां फूल उगाने की जगह नहीं पा सकती और बच्चों के खेलने के लिए साफ जगह नहीं होती। एक आदमी के दिल को खुशी मिलती है जब वह अपने और अपने परिवार के लिए एक छत का मालिक बने। मनी लेंडर्स उन लोगों की इच्छाओं का स्वागत करते हैं जो अपने परिवारों के लिए घर और जमीन खरीदना चाहते हैं। तुम मनी लेंडर को वैसे ही भुगतान कर सकते हो जैसे तुम मकान मालिक को किराया देते थे। हर भुगतान तुम्हारे कर्ज को कम करेगा। कुछ ही सालों में यह कर्ज पूरा हो जाएगा। उस समय तुम्हारा दिल खुश होगा। तो यह है खाली पर्स का पांचवा उपाय। अपने खुद के घर के मालिक बनो। छठा इलाज, भविष्य की इनकम को सुनिश्चित करना। हर व्यक्ति का जीवन बचपन से शुरू होकर बुढ़ापे तक जाता है। यह जीवन का रास्ता है
और कोई भी इससे बच नहीं सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि हर व्यक्ति को अपने भविष्य के लिए इनकम का प्रबंध करना चाहिए, ताकि जब वह बूढ़ा हो जाए और काम करने में सक्षम न हो, तब भी उसकी जरूरतें पूरी हो सकें, और अगर वह अपने परिवार के साथ नहीं रहे तो भी उनका भरण पोषण हो सके। यह बात अर्कद ने छठे दिन अपने विद्यार्थियों को समझाई। भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट करने के कई तरीके हैं। कोई व्यक्ति जमीन या मकान खरीद सकता है। अगर यह वाइजली चुने गए हों तो वे भविष्य में उपयोगी साबित होते हैं और उनसे अच्छी इनकम या रीसेल वैल्यू मिल सकती है। एक व्यक्ति अपने धन को मनी लेंडर के पास लोन पर दे सकता है और समय समय पर उससे इंटरेस्ट प्राप्त कर सकता है। छोटी छोटी रेगुलर सेविंग्स से बड़े परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। हर व्यक्ति को अपने बुढ़ापे के लिए और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ऐसी योजना बनानी चाहिए। यह छठा इलाज है, अपने ग्रोइंग एज और फैमिली की सुरक्षा के लिए पहले से ही इनकम का प्रबंध करो। सातवां इलाज, अपनी अर्निंग बढ़ाने की क्षमता को बढ़ाना। अर्कद ने अपने विद्यार्थियों से 7वें दिन कहा, कुछ समय पहले एक युवक मेरे पास लोन लेने आया। जब मैंने उसकी आवश्यकता का कारण पूछा तो उसने कहा कि उसकी अर्निंग्स उसकी एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मैंने उसे समझाया कि यह स्थिति उसे लोन के लिए एक अच्छा ग्राहक नहीं बनाती, क्योंकि वह रीपेमेंट के लिए सरप्लस अर्निंग कैपेसिटी नहीं रखता। मैंने उससे पूछा, तुम अपनी अर्निंग बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हो? उसने जवाब दिया, मैंने पिछले 2 महीनों में 6 बार अपने मास्टर से सैलरी बढ़ाने की रिक्वेस्ट की, लेकिन हर बार फेल हुआ। कोई इससे ज्यादा बार कैसे पूछ सकता है? उसकी सिंप्लिसिटी पर हम मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण गुण था, अर्निंग बढ़ाने की स्ट्रॉन्ग डिजायर। यह डिजायर कमेंडेबल है। डिजायर के बिना कोई भी उपलब्धि संभव नहीं है, लेकिन डिजायर्स क्लियर और डेफिनेट होने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति रिच बनने की इच्छा रखता है तो यह वेग है, लेकिन अगर वह 5 गोल्ड कॉइन्स की इच्छा करता है तो यह एक स्पेसिफिक गोल है जिसे वह अचीव कर सकता है। जब वह 5 गोल्ड कॉइन्स पाने की अपनी डिजायर को फुलफिल करता है तो वह सीखता है कि अगले स्टेप पर 10 गोल्ड कॉइन्स और फिर 20 कॉइन्स कैसे हासिल किए जाएं। जब कोई व्यक्ति अपने काम में परफेक्शन हासिल करता है तो उसकी अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। मैंने अपने काम में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया, टास्क पर ज्यादा ध्यान दिया और अपनी मेहनत में परसिस्टेंस लाया। परिणाम स्वरूप बहुत कम लोग मुझसे ज्यादा टैबलेट्स कार्व कर पाते थे। मेरी इस बढ़ी हुई स्किल को प्रॉम्प्टली रिवॉर्ड भी मिला और मुझे रिकॉग्निशन के लिए अपने मास्टर के पास बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ी। जितना ज्यादा विजडम हम सीखते हैं उतना ही ज्यादा हम कमा सकते हैं। हर समय चीजें बदलती और इम्प्रूव होती हैं, क्योंकि इंटेलिजेंट लोग अपनी स्किल को बढ़ाने और अपने ग्राहकों को बेहतर सर्विस देने के लिए मेहनत करते हैं। इसलिए मैं अर्ज करता हूं कि हर व्यक्ति प्रोग्रेस की फ्रंट रैंक में रहे, नहीं तो वह पीछे छूट जाएगा। एक आदमी का जीवन रिच और मीनिंगफुल बनाने के लिए उसे कुछ चीजें करनी चाहिए। 1. अपने कर्ज डेब्ट्स समय पर चुकाएं। जो चीज अफोर्ड नहीं कर सकते उसे न खरीदे। 2. अपने परिवार की देखभाल करें ताकि वे आपके बारे में अच्छा सोचें और बोलें। 3. अपनी वसीयत विल बनाएं ताकि आपके जाने के बाद आपकी संपत्ति का सम्मानजनक बंटवारा हो। 4. दूसरों के प्रति दयालु बने। जो कठिनाई और दुर्भाग्य से पीड़ित हैं उनकी मदद करें। 5. अपनों के प्रति थॉटफुल रहें, उनके लिए छोटे छोटे अच्छे काम करें। लीन पर्स का 7वां और आखिरी इलाज यह है कि अपने अंदर की पावर्स को कल्टीवेट करो। ज्यादा स्टडी करो, वाइसर बनो और ज्यादा स्किलफुल बनो। ऐसे काम करो जिससे तुम्हें खुद पर रिस्पेक्ट हो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि तुम अपने ड्रीम्स और डिजायर्स को अचीव कर सकते हो। बेबीलोन में उतना गोल्ड है जितना तुम सोच भी नहीं सकते। यह सबके लिए पर्याप्त है। अब जाओ और इन लेसन्स को प्रैक्टिस करो ताकि तुम प्रॉस्परस बन सको। साथ ही इन ट्रूथ्स को दूसरों को भी सिखाओ ताकि हमारे प्यारे शहर के सभी लोग वेल्थ में शेयर कर सकें। गुड लक की देवी से मुलाकात।
अगर एक आदमी लकी हो तो उसकी गुड लक की सीमा का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। उसे यूफ्रेटिस नदी में फेंको और शायद वह एक मोती लेकर बाहर तैर आए। लकी बनने की चाहत हर इंसान की होती है, लेकिन क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम इस देवी का ध्यान और उनकी कृपा आकर्षित कर सकें? क्या हम गुड लक को अपनी तरफ खींच सकते हैं? यही सवाल प्राचीन बेबीलोन के लोग भी पूछना चाहते थे। उस समय स्कूल या कॉलेज नहीं थे, लेकिन एक खास जगह थी जहां लोग सीखते और अपने विचार साझा करते थे। बेबीलोन में एक टॉवर्ड बिल्डिंग थी जिसे टेम्पल ऑफ लर्निंग कहा जाता था। यह जगह किंग्स के पैलेस और गॉड्स के मंदिरों जितनी ही महत्वपूर्ण थी। यहाँ पर पुराने ज्ञान को टीचर्स द्वारा समझाया जाता था और पॉपुलर टॉपिक्स पर डिस्कशन होते थे। एक दिन जब सूरज रेगिस्तान की धूल से लाल होकर ढल रहा था, अर्कद अपने मंच पर आया। आज रात हम किस विषय पर चर्चा करेंगे? उसने पूछा। थोड़ी देर के लिए चुप्पी छाई रही। फिर एक कपड़े बुनने वाले ने खड़े होकर कहा, आज मेरा दिन लकी था। मैंने एक पर्स पाया जिसमें सोने के सिक्के थे। मैं चाहता हूँ कि यह लक हमेशा मेरे साथ रहे। क्या हम चर्चा कर सकते हैं कि गुड लक को कैसे आकर्षित किया जाए? अर्कद मुस्कुराया और बोला, यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कुछ लोगों के लिए गुड लक एक चांस है जो बिना किसी कारण के किसी पर आ जाती है। दूसरों का मानना है कि यह गुड लक देवी अश्तर की देन है। आप क्या सोचते हैं? अर्कद ने कहा, पहले उन लोगों से सुनते हैं जिन्होंने बिना किसी मेहनत के कोई कीमती चीज पाई हो। पूरे हॉल में सन्नाटा था। कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। क्या कोई नहीं? अर्कद ने कहा। तो इस प्रकार की गुड लक बहुत रेयर है। तभी एक युवा व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला, जब कोई लक की बात करता है तो क्या स्वाभाविक नहीं है कि उसके विचार गैम्बलिंग टेबल की ओर जाएं? वहीं पर लोग देवी का फेवर पाने की कोशिश करते हैं। इस पर एक आवाज आई, क्या तुमने वहां लक पाई? क्या क्यूब्स तुम्हारे फेवर में घूमे या डीलर ने तुम्हारे सिल्वर सिक्के जीत लिए? युवक हंसी में शामिल हुआ और बोला, देवी को शायद पता ही नहीं चला कि मैं वहां हूँ। लेकिन बाकी आप लोग बताएं, क्या आपको वहां कोई लक मिला? यह मुझे कल की रेस की याद दिलाता है, एक श्रोता ने कहा। मैं तुम्हारे पीछे खड़ा था और मुझे अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ जब मैंने सुना कि तुमने ग्रे घोड़ों पर दाव लगाया। तुम तो जानते हो कि कोई भी टीम हमारे पसंदीदा बेस घोड़ों को नहीं हरा सकती। क्या देवी ने तुम्हारे कान में फुसफुसाकर बताया था कि आखिरी मोड़ पर ब्लैक घोड़ा लड़खड़ा जाएगा और ग्रे घोड़े जीत जाएंगे? गैम्बलिंग और गुड लक। अर्कद ने कहा, मैं देवी को गैम्बलिंग टेबल या रेस के मैदान में नहीं ढूंढता। वहाँ लोग अपनी मेहनत की कमाई को ज्यादा हारते हैं और कम जीतते हैं। मैं उन्हें ऐसी जगहों पर देखता हूँ जहाँ इंसान की मेहनत का फल मिलने का चांस ज्यादा होता है। उदाहरण के लिए क्यूब्स पर दाव लगाने को देखें। अगर क्यूब का रेड साइड ऊपर आता है तो गेम मास्टर 4 गुना पैसा देता है। लेकिन बाकी 5 साइड्स पर आदमी अपना दाव हारता है। आंकड़े बताते हैं कि हर बार दाव लगाने पर व्यक्ति के हारने के चांस ज्यादा होते हैं। एक श्रोता ने कहा, लेकिन कभी कभी कुछ लोग बड़े अमाउंट जीत जाते हैं। यह सच है, अर्कद ने कहा। लेकिन मुझे एक भी ऐसा सफल इंसान नहीं मिला जिसने गैम्बलिंग से अपनी सफलता की शुरुआत की हो। ऐसा लगता है कि हम गुड लक को गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं। हमने इसे खोए हुए पर्स उठाने में नहीं पाया, नहीं गैम्बलिंग टेबल या रेस में। क्या किसी के पास ऐसा अनुभव है जब गुड लक उनके करीब थी लेकिन वे उसे पहचान नहीं पाए? तभी एक बुजुर्ग व्यापारी उठे और कहा, मैं एक किस्सा सुनाऊंगा जो बताता है कि कैसे गुड लक हमारे करीब आती है और हम उसे कैसे अनजाने में खो देते हैं। बहुत साल पहले व्यापारी ने अपनी कहानी शुरू की। जब मैं जवान था, नई शादी हुई थी और अपनी कमाई पर ठीक से चल रहा था, मेरे पिता एक दिन मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे बहुत जोर देकर कहा कि मैं एक निवेश में भाग लूं। उनके एक अच्छे दोस्त के बेटे ने हमारे शहर की दीवारों के बाहर की बंजर जमीन देखी थी। वह जमीन नहर से इतनी ऊंचाई पर थी कि वहां पानी नहीं पहुंच सकता था। उस दोस्त के बेटे ने योजना बनाई कि वह इस जमीन को खरीदेगा, 3 बड़े पानी के पहिए बनाएगा जिन्हें बैल चलाएंगे और उस जमीन तक पानी पहुंचाएगा।
यह जमीन उपजाऊ बन जाएगी और फिर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर शहर के निवासियों को बेचा जाएगा ताकि वे वहां अपनी जड़ी बूटियों की खेती कर सकें। लेकिन उस युवक के पास इतना सोना नहीं था कि वह यह सब कर सके। मेरी तरह वह भी एक ऐसा युवा था जो सिर्फ ठीक ठाक कमा रहा था। उसके पिता भी मेरे पिता की तरह बड़े परिवार और कम साधनों वाले व्यक्ति थे। इसलिए उसने एक समूह बनाने की योजना बनाई जिसमें 12 लोग होंगे। हर व्यक्ति अपनी कमाई का 10वां हिस्सा इस प्रोजेक्ट में लगाएगा। मेरे पिता ने मुझसे कहा, बेटा, तुम्हारी जवानी का समय है। मैं चाहता हूं कि तुम अभी से एक ऐसी संपत्ति बनाना शुरू करो जिससे तुम्हारा नाम हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे किए गए गलतियों से सीखो। मैंने उत्तर दिया, आपकी बातों में गहराई है, पिता। मैं भी अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन मेरी कमाई का कई जगह खर्च होता है, इसलिए मैं हिचकिचा रहा हूं। मैं अभी जवान हूं, मेरे पास समय है। मेरे पिता बोले, समय किसी का इंतजार नहीं करता। यह अवसर तुम्हारे सामने खड़ा है, इसे मत गंवाओ। कल जाओ और उस युवक से बात करो। लेकिन मैं हिचकिचाया। उस समय व्यापारी नए नए सुंदर वस्त्र लेकर आए थे। मेरी पत्नी और मैंने सोचा, हमें भी ये वस्त्र लेने चाहिए। अगर मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा उस प्रोजेक्ट में लगाऊंगा तो हमें इन वस्त्रों और अन्य सुख सुविधाओं से वंचित रहना होगा। मैंने निर्णय लेने में देरी की और यह अवसर मेरे हाथ से निकल गया। उस प्रोजेक्ट ने बाद में जितना सोचा था उससे भी ज्यादा लाभ कमाया। यह मेरी कहानी है जो दिखाती है कि मैंने अच्छा भाग्य अपने हाथ से निकल जाने दिया। एक दूसरा व्यक्ति बोला, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अच्छा भाग्य उस व्यक्ति के पास आता है जो अवसर को हाथों हाथ लेता है। अगर हमारे व्यापारी मित्र ने अपने पिता की सलाह मानी होती तो आज वह बहुत समृद्ध होते। अर्कड़ ने कहा, अब हम किसी और की कहानी सुनते हैं। कौन है जो हमें एक और अनुभव सुनाएगा? मेरे पास एक कहानी है। रेड रोब्ड, लाल चोगा पहने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा, 10 दिनों की यात्रा के बाद, जिसमें मैं ऊंट खोजने में असफल रहा, मैं शाम को शहर लौट रहा था। लेकिन वहां पहुंचकर मैंने देखा कि शहर के दरवाजे बंद और ताले लगे हुए थे। मेरे सेवक हमारे रात बिताने के लिए तंबू लगा रहे थे। खाना भी थोड़ा था और पानी बिल्कुल नहीं। तभी एक बूढ़ा किसान मेरे पास आया जो खुद भी बाहर ही फंसा हुआ था। उसने कहा, ऑनर्ड सर, आपकी वेशभूषा देखकर लगता है कि आप खरीदार हैं। अगर ऐसा है तो मैं आपको मेरी भेड़ों का झुंड बेचना चाहता हूँ। मेरी पत्नी बहुत बीमार है और मुझे तुरंत घर लौटना है। अगर आप मेरी भेड़ों को खरीद लें तो मैं और मेरे सेवक ऊंटों पर सवार होकर जल्दी से निकल सकते हैं। अंधेरा इतना था कि मैं उसकी भेड़ों को देख नहीं सका, लेकिन उनकी आवाज सुनकर मुझे पता था कि झुंड बड़ा होगा। 10 दिन बर्बाद करने के बाद मुझे यह सौदा उचित लगा। किसान की जल्दी में उसने बहुत सस्ता दाम बताया और मैंने उसे स्वीकार कर लिया। मुझे यकीन था कि सुबह भेड़ों को शहर के अंदर बेचकर मैं अच्छा मुनाफा कमा सकता हूँ। सौदा पूरा होने के बाद मैंने अपने सेवकों से मशाल लाने को कहा ताकि हम भेड़ों की गिनती कर सकें। किसान ने कहा कि झुंड में 900 भेड़ें हैं, लेकिन अंधेरे में इतनी प्यास और बेचैनी में घूमती भेड़ों की गिनती करना असंभव था। मैंने किसान से कहा कि मैं सुबह गिनती करूंगा और तब भुगतान करूंगा। किसान ने विनती की, कृपया माननीय सर, मुझे आज रात 2/3 रकम दे दीजिए ताकि मैं जा सकूं। मैं अपना सबसे भरोसेमंद और शिक्षित सेवक यहीं छोड़ जाऊंगा। आप उसे सुबह बाकी रकम दे सकते हैं। लेकिन मैं जिद्दी था और मैंने रात में भुगतान करने से इनकार कर दिया। अगले दिन सुबह मेरे जागने से पहले ही शहर के दरवाजे खुल गए। 4 खरीदार झुंडों की तलाश में बाहर निकल गए। वे इतने उत्सुक थे कि उन्होंने किसान को उसकी भेड़ों के लिए 3 गुना दाम दिया, जितना उसने मुझसे मांगा था। इस तरह एक दुर्लभ अवसर मेरे हाथ से निकल गया। अर्कड़ ने टिप्पणी की, इससे क्या सीख मिलती है? यह सीख मिलती है कि जब हम किसी सौदे को अच्छा समझें तो तुरंत भुगतान करना चाहिए, एक बूढ़े काठी बनाने वाले ने कहा।
इसलिए मैं हमेशा अपने अच्छे सौदे पर तुरंत कुछ भुगतान करता हूँ। यह मुझे बाद में पछताने से बचा लेता है, अर्कड ने कहा। टालमटोल प्रोक्रास्टिनेशन का स्पिरिट हर आदमी के अंदर होता है। हम रिच बनना चाहते हैं, लेकिन जब अवसर हमारे सामने आता है तो टालमटोल हमें एक्शन लेने से रोकता है। तुम क्या कहते हो, अर्कद, व्यापारी ने पूछा। तुम बेबीलोन के रिचेस्ट मैन हो। लोग कहते हैं कि तुम लकीएस्ट हो। क्या तुम भी मानते हो कि कोई आदमी तब तक पूरी सफलता नहीं पा सकता जब तक वह प्रोक्रास्टिनेशन टालमटोल को पूरी तरह क्रश न कर दे? यह बिल्कुल सही है, अर्कद ने स्वीकार किया। मेरी लंबी जिंदगी में मैंने देखा कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन अवसर हर किसी के पास आता है। कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, जबकि ज्यादातर लोग हेजिटेट करते हैं, रुक जाते हैं और पीछे छूट जाते हैं। गुड लक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अवसरों का फायदा उठाना जरूरी है। हमने यह समझने की कोशिश की कि गुड लक को कैसे अपनी ओर खींचा जा सकता है, और मुझे लगता है कि हमने रास्ता ढूंढ लिया है। दोनों कहानियां यह दिखाती हैं कि गुड लक अवसर के बाद आती है। सच तो यह है, गुड लक कैन बी एंटाइस्ड बाय एक्सेप्टिंग अपॉर्चुनिटी। एक्शन तुम्हें तुम्हारी इच्छित सफलता की ओर ले जाएगा। 5 सोने के नियम। एक भारी थैली सोने से भरी हुई या एक मिट्टी की तख्ती जिस पर ज्ञान के शब्द लिखे हों। अगर तुम्हें चुनने का मौका मिले तो तुम क्या चुनोगे? रेत के झाड़ियों की आग के पास बैठे सुनने वालों के चेहरे उत्सुकता से चमक उठे। सोना, सोना, सभी ने एक साथ कहा। बूढ़ा कलाबाब मुस्कुराया। इंसानों को सोना और ज्ञान का चुनाव दो, क्या करते हैं? ज्ञान को अनदेखा करते हैं और सोने को बर्बाद कर देते हैं। फिर अगले दिन रोते हैं क्योंकि उनके पास अब सोना नहीं है। मैं आज रात तुम्हें 5 सोने के नियम बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारे जीवन को बदल सकते हैं। ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर तुम इन नियमों को समझते और अपनाते हो तो आने वाले दिनों में तुम्हारे पास बहुत सारा सोना होगा। कलाबाब ने उत्तर दिया, लेकिन आज रात मैं तुम्हें बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी अर्कद की बुद्धिमानी बताऊंगा। कलाबाब ने अर्कद के बेटे नोमासीर की कहानी शुरू की। नोमासीर के जवान होने पर अर्कद ने उसे बुलाया और कहा, मेरे बेटे, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे एस्टेट के उत्तराधिकारी बनो, लेकिन पहले तुम्हें अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। मैं तुम्हें 2 चीजें दे रहा हूँ। पहली, यह सोने की थैली जो तुम्हारी सफलता की नींव हो सकती है। दूसरी, यह मिट्टी की तख्ती जिस पर 5 सोने के नियम लिखे हैं। अगर तुम इन नियमों को अपनाओगे तो तुम्हें हमेशा सुरक्षा और सम्मान मिलेगा। 10 साल बाद लौटकर अपनी प्रगति की रिपोर्ट देना। अगर तुम योग्य साबित हुए तो मैं तुम्हें अपनी संपत्ति सौंप दूंगा, नहीं तो मैं इसे मंदिर को दे दूंगा। नोमासीर अपने सफर पर निकल पड़ा। उसके पास सोने की थैली, नियमों की तख्ती, एक सेवक और घोड़े थे। 10 साल बाद वह वापस लौटा। अर्कद ने एक भव्य भोज का आयोजन किया। भोज के बाद नोमासीर ने अपने माता पिता के सामने खड़े होकर अपने अनुभव सुनाने शुरू किए। नोमासीर ने कहा, मैं निनेवे गया, जो उस समय एक बढ़ता हुआ शहर था। मुझे लगा वहाँ अवसर मिलेंगे। एक कारवां के साथ मैं यात्रा पर निकला। वहाँ मेरी मुलाकात 2 अच्छे लोगों से हुई जिनके पास एक बहुत तेज सफेद घोड़ा था। उन्होंने मुझे बताया कि निनेवे में एक अमीर आदमी के पास एक ऐसा घोड़ा है जिसे कोई भी हरा नहीं सकता। वे मुझसे साझेदारी में दांव लगाने की बात करने लगे। मैं उनकी बातों में आ गया, लेकिन हमारा घोड़ा हार गया और मैंने बहुत सारा सोना खो दिया। बाद में पता चला कि यह एक धोखा था। वे लोग कारवां के साथ यात्रा करते और इसी तरह दूसरों को लूटते। इस घटना ने मुझे सिखाया कि अपनी समझदारी से काम लेना कितना जरूरी है। फिर मैंने एक और सबक सीखा।
कारवां में एक और युवक था जो मुझसे मित्रता कर बैठा। उसने मुझे एक मरते व्यापारी की दुकान सस्ते दामों पर खरीदने को कहा और साझेदारी का वादा किया, लेकिन उसने कभी पैसे नहीं दिए और उसका खर्च करने का तरीका गलत था। अंत में व्यापार बंद हो गया और मैंने जो बचा था उसे बहुत कम दाम में बेचना पड़ा। इसके बाद के दिन बहुत कठिन थे। मेरे पास न कौशल था न काम। मैंने घोड़े, दास और यहाँ तक कि अपने अतिरिक्त कपड़े भी बेच दिए। हर दिन गरीबी मेरे करीब आती गई। लेकिन पिताजी, उन कठिन दिनों में मैंने आपकी बात याद रखी। आपने मुझ पर विश्वास किया था। आप चाहते थे कि मैं एक सच्चा आदमी बनूं। तब मुझे आपकी दी हुई मिट्टी की टैबलेट्स याद आई, जिस पर आपने सोने के 5 नियम लिखे थे। मैंने उन्हें ध्यान से पढ़ा और महसूस किया कि अगर मैंने पहले ज्ञान को महत्व दिया होता तो मेरा सोना मुझसे न छिनता। मैंने उन नियमों को याद कर लिया और निश्चय किया कि अगली बार जब अवसर मिले तो मैं अपनी गलतियों को दोहराने के बजाय उम्र के ज्ञान का पालन करूंगा।